दोस्तों नमस्कार। क्लासिक रेडियो श्रोता संघ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल जो है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन और साथ ही साहित्य, संगीत और कला, इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो हम आपको देते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हमारा जो एक सेगमेंट है, एक मुलाकात, तो जो भी इंसान के अंदर जो भी कला रहती है वो किसी भी क्षेत्र में हो, कला से जुड़ी प्रतिभाओं सब हम आपको अवगत कराते रहते हैं जी। तो इसी कड़ी में आज, क्योंकि हमारा रेडियो से संबंधित चैनल है, तो रेडियो से जुड़ी एक प्रतिभा से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं आकाशवाणी कोटा से जुड़े हुए हमारे अनाउंसर महोदय श्रीमान डॉक्टर नंदकिशोर जी महावर। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप सभी का, और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानें, इससे पहले हम आपसे मतलब आपके जो माता पिता है वहाँ से हम शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ से आप इस दुनिया में आए, तो सबसे पहले आप अपने माता पिता के बारे में बताएं। राजेश जी, मैं एक ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी रहा हूँ जी। और अंता मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ ने जो लोरी सुनी वो अंता में हुई मेरी जी। और मेरा नाभिनाल जिसे हम कहते हैं, नाभिनाल कटा, वो अंता में कटा। अंता जो कि बारा जिले में जी। और उस जमाने में तो कोटा जिले में आता था जब 1974 में मेरा जन्म हुआ। 1974 में? जी हाँ जी। तो राजेश जी, क्या हुआ कि वो ज़माना कुछ अलग तरह का था, इतनी तकनीक भी नहीं थी और सब चीज़ें थी। और एक बहुत प्राइमरी जो स्कूल हुआ करते थे हमारे 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय, वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई कवासपुरा अंता में। और वहाँ पर बहुत अच्छे ऋषि तुल्य जो आचार्य थे हमें पढ़ाते थे। एक से हमारी कानी बेन जी भी वहाँ पढ़ाती थी हमें। जी। उनके संस्कार मेरे जीवन में आज दिन तक भी वर्तमान है। तो आपके जो माता पिता हैं वो क्या कार्य करते थे? मेरे पिताजी श्री कृष्ण लाल जी और माता जी हैं श्रीमती बसंती देवी। ये काम किया करते थे खेतों में और मजदूरी का। जी हाँ, खेती से जुड़ा हुआ। जी हाँ, खेतिहर थे। और पिताजी जो थे वो मशीन का काम करते थे, कारीगरी का काम करते थे। कारीगरी का, जो मकान वगैरह बनाते थे। जी हाँ। जी। तो ये काम करते थे और मजदूरी करते हुए हम 3 संतानें हैं मेरे माता पिता की। दीदी हैं बड़ी जी, छोटे, उनसे छोटे बड़े भैया हैं मेरे, और तीसरे नंबर पर मैं हूँ। तो ये ज़िंदगी का जो शुरुआती दौर इस प्रकार से मेरा रहा। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी। जन्म से शिक्षा उसके बाद आई थी। जन्म से जो आपका बचपन, 4-5 साल का जो बचपन रहा, वो किस तरह का रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, गांव का जीवन बहुत आनंद का जीवन होता है। जी बिल्कुल। और मेरा जो कोटा से और अंतार 12 लाइन जो है रेलवे की, विशेष करके राजेश जी, क्या होता था कि ट्रेन को देखने का मेरा बड़ा शौक हुआ। जी बिल्कुल। जैसे वो हॉर्न की आवाज़ और ड्राइवर को कैसे ट्रेन को, इतनी बड़ी ट्रेन को चलाता है। तो हम लोग जो फाटक है अंता की, जो वहाँ बैठ जाते थे और ट्रेन को आता जाता हुआ देखते थे। और खेतों में चले जाते थे, मूंगफली खोदते थे उस जमाने में, है ना। और पढ़ाई के बाद में, चूँकि मेरी एक घर में एक किराने की दुकान भी थी, अच्छा, तो हम लोग वहाँ पर भी बैठे रहते थे। और उस जमाने में विशेष करके जब रेडियो ही एक माध्यम हुआ करता था। जी। मनोरंजन का, शिक्षा का, और बहुत बड़ा सेवा प्रदाता रहा है रेडियो। और रेडियो को मैं एक प्रकार से माँ मानता हूँ। जी। क्योंकि आपको सूचना, मनोरंजन और शिक्षा जो देने का कार्य करता है रेडियो। तो रेडियो सुनते हुए आप यूँ नहीं है कि टीवी के सामने तो बैठना पड़ता है, पर रेडियो को आप बिल्कुल सुनते रहें, और कहाँ क्या चल रहा है वो आप केवल अपने कानों से, उसका केंद्र होता है कानों का, क्योंकि उससे आप सुनते हैं, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी। बचपन से जुड़े खेलों के बारे में या कोई ऐसी जुड़ी याद आप बताना चाहें? बचपन में जैसे बहुत काफ़ी सारे खेल अपन खेलते थे जो आजकल लुप्त प्राय हो गए हैं। जी। उस समय मोबाइल का तो जमाना नहीं था, जो भी खेलता अपन वो ऑफलाइन ही खेलते थे। बिल्कुल। बच्चों की टोली बना के इस तरह से, उस बारे में आप कुछ बताना चाहें? राजेश जी, कह रहा है कि उस समय एक हमारे वो पहिए हुआ करते थे, जिसे
हम लोग एक वो 3 पहिए का गुड़िया बना लेते थे। हाँ, वो लकड़ी का, लकड़ी का, हाँ। तो लकड़ी का ही नहीं था वो हवाई जहाज के पहिए हुआ करते थे। अच्छा। मेरे भोपा जी ने लाए थे, घिस गए थे होंगे, तो हवाई जहाज के छोटे पहिए थे इतने, तो उन पहियों से हमने वो बना रखी थी और लकड़ी का, और उससे दिन भर 4-5 बच्चे हुआ करते थे, दो बैठे हुए, 2 धक्का लगा रहे हैं, और इस प्रकार से रोड पे हम लोग घुमा करते थे। हमारे तरफ भी गलिया गाड़ी बोलते हैं उसको। जी हाँ। बचपन में तो वो बड़ा अच्छा आनंद का समय था। और कई बार मान लो आपने सही नहीं घुमा पाए और ढलान है, तो आप कहीं गड्ढे में जाके गिर जाते थे, है ना, लग भी जाती थी। सब चीजें। इसके अलावा जैसे तार की गाड़ियां भी हम बना, तार की, और तो काफी सारे जो खिलौने थे वो अपन खुद ही निर्माण करते थे। बिल्कुल। आजकल तो जैसे पतंग वगैरह अपन ले आते हैं, पहले जैसे पतंग उड़ाता अपन पतंग खुद ही बनाते और उसके पूंछ लगाते। और एक बात और मुझे जहन में याद आती है जी, हमारी जो बहनें हुआ करती थी जी, है ना, जो संजा बनाती थी, बिल्कुल संजा, तो संजा बनाने में गोबर लाने का काम, और जब वो बहनें लग उसको दीवार पर जब बना देती थी बढ़िया से, उसके बाद में फूल लगाने का काम मेरा होता था। अच्छा। तो वो जो आपके जो फूल आते हैं, पीले पीले फूल जो आते हैं, कनेर, है ना, कनेर के तो बाद में आए, लेकिन उससे पहले ये जो धतूरे का जो फूल, धतूरे का, है ना, वो पीले फूल हम ला करके बड़े करीने से सजाते थे, और फिर उसके साथ में हमारी जो बहनें गाती थी उनके साथ हम भी खूब गाते थे, स्वर मिला करके, है ना, और गा करके बड़ा आनंद आता था। और बाद में फिर वो जो प्रसाद बढ़ता था सब लोगों में, तो इतना आनंद था, वो जीवन ही अब मुझे लगता है कि वनवास पे चला गया है। बिल्कुल जी। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। तो आप शुरू से जैसे बताएं, कक्षा उस टाइम तो वो कच्ची पक्की रहती थी, कक्षा 1 से 5, फिर 6 से 10, इस तरह से आप राजेश जी हमारे समय पर ये था कि उस समय LKG UKG, ये नर्सरी क्लासें नहीं हुआ करती थी, ये तो था ही, है ना, और सीधा जो 6 साल का बच्चा होता था वो कक्षा 1 में आता। हाँ, कक्षा 1 में। अब क्या हुआ कि उस समय जो कम उम्र के बच्चे हुआ करते थे, जैसे 5 साल का ही है, पर जब गुरुजी के पास जाते थे तो वो उसका जन्म तारीख बदल करके, और क्योंकि उस समय जन्म तारीख का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, है ना, जो मार्ट साहब ने जो बता दिया, अध्यापक जी ने जो लिख दिया, वो सत्य हो जाता था जी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हाँ। क्योंकि मेरा भी कोई जन्म पत्री अलग से नहीं थी। हाँ, उस टाइम वो रहता था कि वो तिथि याद रखती थी महिलाएं, हाँ, कि कार्तिक की पूनम पे हुआ था या कोई जेठ की 5 को हुआ था। मेरी माँ कहती थी उस समय, उस दिन जब पैदा हुआ था, उस दिन बारिश हो रही थी। अब बारिश हो रही से कैसे पता लगे कौन सी तिथि थी? तो मेरी माँ चूंकि अनपढ़ थी लेकिन निरक्षर नहीं थी। निरक्षर का मतलब था ज्ञान संपन्न जी बिल्कुल माँ है मेरी। तो कहने तात्पर्य ये कि वो ऐसी माँ ने हमें पाला बड़ा किया और आज योग्य बनाया, जो आपके सामने में बात जी। उस समय की मेरे को एक बात ध्यान आ रही है कि मतलब हम जो 60, 70, 80, 90 के जो बच्चे हैं, उस समय उनकी जन्मतिथि ज्यादातर जुलाई महीने में रहती है। बिल्कुल, मेरी भी हुई है। हाँ, क्योंकि जिस टाइम जैसे जुलाई में स्कूल खुलते हैं तो वो जिस दिन भर्ती कराने जाते हैं तो जो उसी दिन मास्टर रहते थे उसी दिन की तारीख डाल देते थे। बिल्कुल सही। तो मेरे भी जुलाई, इसीलिए मैंने ज्यादातर देखा अपनी उम्र के जो ज्यादातर बच्चे हैं उनकी जुलाई में जन्मतिथि आती है। तो 1 जुलाई को तो रविवार था और 2 जुलाई को स्कूल खुले थे जी। तो उस दिन का ही मेरी जन्म तारीख जी हो गई। तो 2 जुलाई 1974 को मैं पैदा हुआ सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से जी। तो कक्षा 1 से 5 तक तो आपके गांव में शिक्षा हुई? तो मेरी गांव में जो खवासपुरा अंता है वहाँ पर मेरी 1 से 5वीं तक की शिक्षा हुई जी। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हमारे भूपा जी ने हमें इटावा बुला लिया। तो पिताजी और हम वहाँ से अंता से, ये लोग पहले से रह रहे थे पर 17 साल वहाँ रह करके और फिर हम लोग इटावा आ गए। इटावा में फिर मेरी जो 6ठी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा इटावा राजकीय विद्यालय में हुई। और वहाँ पर भी बहुत अच्छे अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया जी। और वहाँ का जीवन भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा जी। उसके बाद की शिक्षा बताएं आप, जैसे किस तरह से? उसके बाद में राजेश जी क्या हुआ कि फिर STC उस जमाने में होती थी। हाँ, STC। तो STC में नंबर मेरा 2nd डिवीजन बना था और 2nd डिवीजन में भी आप ही देखिए कि 1995 की बात है ये। 1995। हाँ, तो स्कूल में मैंने टॉप किया और मात्र 54% में। ये कहाँ के स्कूल की बात है? ये इटावा विद्यालय की बात है। तो मुझे एक छाता वहाँ पर उस समय 15 अगस्त मुझे सम्मानित किया गया। अच्छा। एक छाता मुझे मिला था जी। तो कहने का तात्पर्य ये कि 54% में मैंने कला संकाय में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पर 54% में मुझे STC में कहीं पर भी
एडमिशन नहीं मिला। जी जी। तो फिर मुझे महाविद्यालय पढ़ने के लिए कोटा, राजकीय महाविद्यालय कोटा में मुझे आना पड़ा और यहाँ पर मैंने फिर अध्यापन शुरू किया। आपने किसी सब्जेक्ट में पीएचडी भी की है, उस बारे में बताएं? जी हाँ, मेरा जो बीए किया मैंने तो हिंदी साहित्य और इतिहास और राजनीति विज्ञान मैंने किया। उसके बाद में फिर एमए में जो मैंने विशेष विषय लिया वो हिंदी लिया। मेरा हिंदी साहित्य का बड़ा मुझे बहुत लगाव रहा है हिंदी से। हिंदी को मैं माता मानता हूँ, है ना, भारत की मातृभाषा है और मातृभाषा भी है, क्योंकि मात्रा का बड़ा प्रयोग होता है। तो मातृभाषा और मातृभाषा दोनों है हमारी हिंदी। और इसी में फिर मैंने अपना लेखन कार्य भी शुरू किया, क्योंकि मेरे पिता एक संत प्रकृति के व्यक्ति रहे हैं और वो भजन कीर्तन किया करते थे। तो कबीर और सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, ये तो मैं उस जमाने में भी खूब गुनगुनाता रहता था। तो राजेश जी, हिंदी के प्रति मेरा लगाव बढ़ता चला गया। समूचा जो भक्ति काल है, निश्चित तौर पर वो भक्ति काल हम सबके लिए बहुत प्रणम्य है कि उसने जितनी भी सदाचारिता आज हम देखने में, हम समाज में देख रहे हैं, वो उसी का एक प्रतिफल है। क्योंकि जो जितने मानवीय गुण हैं, जितनी भी हम आज मनुष्यता की जो बातें करते हैं, प्रेम भाईचारे की बातें करते हैं, सौहार्द की बातें करते हैं, वो सारा हमारा पूरा भक्ति काल इसका एक पर्याय है। तो मैंने ऐसे हिंदी को पढ़ा, जिया और जाना कि जीवन में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं एक साहित्य को पढ़ करके। तो फिर प्रसाद पंत निराला वर्मा को भी हमने, महादेव जी को पढ़ा, निराला जी को पढ़ा और माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ा। ऐसे कई कड़ियाँ, कई विषय, कई उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं, ये सब हम लोग पढ़ते रहे लगातार और सोचा कि इसमें कुछ एक नया अध्याय जोड़ा जाए। तो उसके साथ ही मैं एमए करने के बाद में मेरा नेट हो गया, नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की मैंने और उसके बाद में मैं महाविद्यालयों में पढ़ाना शुरू मैंने किया। मैं पूछना चाहूँगा, बिरला महाविद्यालय से भी आप जुड़े हैं? जी हाँ, कब से कब तक आप रहे हैं? हाँ, बिरला महाविद्यालय जो आपका भवानी मंडी है में है, तो मैं वहाँ पर भी 2003 और 4 के सत्र में मैं वहाँ पर अतिथि व्याख्याता के रूप में हिंदी के पढ़ा रहा था मैं वहाँ पर। और वहाँ के जो स्नातकोत्तर जो विद्यार्थी थे उनको पढ़ाने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो वो पूरा विषय मैंने वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया और काफ़ी सारे संस्मरण उस दौर के मेरे वहाँ पर रहे। आपके संस्मरण के बारे में हम अगले पॉइंट में जी थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। वहाँ के बारे में बता दो थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी एवीएसटी के लेक्चरर थे और वो मेरे बहुत निकट थे। और डॉक्टर पीसी मीणा जी थे, डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता थे। तो ये सब लोग, डॉक्टर पूर्णचंद जी थे, वो संस्कृत के व्याख्याता हुआ करते थे। और तो ये इस प्रकार से काफ़ी सारे लोग मुझे वहाँ मिले। श्री कन्हैयालाल जी वहाँ पर थे, उपाचार्य, और मैडम अनुराधा जी थे, अनुराधा सक्सेना जी थे। तो उन्होंने मुझे बहुत मुझे बुलाया और वहाँ पढ़ने के लिए मुझे अधिकृत किया। प्रिंसिपल वो थी उस ज़माने में। तो बड़ा अच्छा दौर रहा वो, और बच्चे भी इतने बढ़िया थे वहाँ के कि सब ने उस ज़माने में कॉलेज के बच्चे स्कूल की तरह बात माना करते थे। जैसे स्कूल में कोई अध्यापक उनको बता देता था, तो वैसी बातें उस विद्यालय के साथ पहले रही। अब अगली कड़ी में हम बढ़ते हैं, रेडियो से जुड़ा और आकाशवाणी कोटा से किस तरह से आपका जुड़ा हुआ, उस बारे में थोड़ा बताएं। बात उस दौर की है राजेश जी की मैं एमए कर चुका था और 2002 की बात थी। तो आकाशवाणी में जो आकस्मिक उद्घोषक होते हैं उसके लिए आकस्मिक उद्घोषक और कंपेयर्स के लिए विज्ञप्ति जारी हुई। तो मैंने उसमें फॉर्म भरा और फॉर्म भर के मैंने ऑडिशन दिया, स्वर परीक्षण हुआ। उस स्वर परीक्षण में उस दौर में उस दिन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। 2002 में विफल रहा। कई कमियां रही होगी वाचन में और कई अशुद्धियां रही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर 2003 में फिर निकली, उसकी विज्ञप्ति जारी हुई और उसमें मैंने फिर फॉर्म भरा तो मैं उसमें सेलेक्ट हुआ। क्योंकि मैं मानता था कि क्योंकि रेडियो मैं बचपन से सुन रहा हूँ और रेडियो सुनने का मतलब आप जानते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो कहीं ना कहीं रेडियो बज रहा था। ऐसा मुझे आभास होता है कि मैं पैदा हुआ तब रेडियो सुनते ही पैदा हुआ। हाँ, उस टाइम मनोरंजन का साधन जो था वो रेडियो वही रेडियो था।
तो मुझे अभी भी याद है कि मैं पाके से जब बाहर आया, अपनी माँ की कोख से बाहर आया, तो कहीं ना कहीं रेडियो सुन रहा था। तो रेडियो मेरी धमनी और शिराओं में बसा हुआ है। तो मन में एक चीज़ ये भी थी राजेश जी कि मैं भी रेडियो पर बोलूँ जी, ये मेरा एक सपना जी जी। और वो 2003 में जाकर के सपना पूरा हुआ और मैं रेडियो आकाशवाणी कोटा में कंपेयर के रूप में मैं सिलेक्ट हुआ। किसान वाणी जो कार्यक्रम है जी हाँ, किसानों के लिए जो कार्यक्रम है, खेती गृहस्थी नाम हुआ करता था उस जमाने में उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जी। और बाद में फिर वो चौपाल हो गया, अभी चौपाल के नाम से वो रेडियो है जी हाँ जी। तो रेडियो से जुड़ी एक दो यादें और हम ताज़ा कर लेते हैं, जैसे आपका जो बचपन है या जो भी आपका अध्यापन कार्य के दौरान आपने जो रेडियो सुना, तो आपके जो भी आदर्श उद्घोषक रहे हैं, जैसे उस टाइम रेडियो सिलोन और विविध भारती ये टॉप में थे, तो उनके बारे में राजेश जी उस जमाने में जब मैं स्कूली शिक्षा में था, प्राइमरी एजुकेशन में, उस समय भी रेडियो में एक बिना का गीतमाला, सेवा का गीतमाला आते थे जी, रेडियो सिलोन पे जाता जी हाँ। और अमीन सायानी जी उसको प्रेजेंटर थे जी। तो उनकी आवाज़ इतनी मधुर आवाज़ थी, इतनी मतलब क्या कहें, शहद में घुली हुई आवाज़ थी, सुरों में ऐसे बोलती थी जैसे मिठास बोलती थी। तो उस रेडियो को, प्रोग्राम को सुनने के लिए हम लोग ट्यूनिंग को रेडियो पर ऐसे कान से लगाते थे कि, और कई जगह पर उसकी जो, क्योंकि हिंद महासागर की लहरों से आवाज छन कर आती थी, श्रीलंका से ब्रॉडकास्ट होती थी, काफी मुश्किल था तो बड़ा मुश्किल था। और एक ही चैनल पर 2-3 रेडियो बजते थे, बोलते थे, तो फ्रीक्वेंसी को मिलाना बड़ा कठिन था। शॉर्ट वेव 25 मीटर था, बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता, बहुत ही मुश्किल से मिलता था और बहुत समय लगता था। तो फिर वो बोलते थे ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग का विदेश विभाग है, अब आप सुनेंगे सेवा का गीतमाला, और उसके साथ ही फिर उसकी वो सिग्नेचर ट्यून बजती और फिर अमीन जी बोलते। तो वो एक चीज़, वो आवाज़ें अभी भी मेरे मानस में कहीं ना कहीं गूंजती है कि अभी पिछले दिनों अमीन जी चले गए, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उनको नमन करता हूँ, उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और उनको, उनसे मतलब ऐसी प्रतिभाएं शायद कोई पैदा होती, कभी कभी प्रकृति पैदा करती है। उसके बाद में फिर विविध भारती हम लोग सुन रहे थे जी, और सूरतगढ़ का जो केंद्र था, जयपुर आकाशवाणी है, वो हम लोग सुनते थे, सूरतगढ़ का नाम। इसके अलावा इंदौर आकाशवाणी सुनते थे। तो ये ऐसे जगह थी जहाँ पर हम सुनते थे। पर विविध भारती में मैंने सुना जो निमी मिश्रा जी हुआ करती थी, और आपके कमल शर्मा जी थे, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनकी आवाज़ें आज भी, उनके इंटरव्यूज़ आज भी आते हैं ना, तो लगता है कि कई बार कमल जी से बातचीत हुई तो कहने लगे अरे कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अभी बैठे हैं जी जी छोटे स्टेशनों पे, पर उनको मौका नहीं मिल पाया कि वो बड़े स्टेशन में पा पाए। बिल्कुल सर, कमल जी जो सर हैं, उनसे रेडियो विश्वता सम्मेलन के दौरान मेरे से भी बातचीत हुई, मिलने का मौका मिला। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, उनसे मिलने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर से वो संबंध रखते हैं, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं। जिस साल रिटायर हुए थे उस साल जो रायपुर में श्रोता सम्मेलन हुआ था जी, सन 2017-18 लगभग की बात है। उस टाइम मैं कमल जी की एक बात से बहुत प्रभावित हूँ राजेश जी, कि साक्षात्कार विधा में उनसे बढ़िया व्यक्ति मुझे नहीं लगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो इंटरव्यू वो करते हैं, जो बात निकालने की जो उनकी तकनीक है जी जी, जो बातों में हंस करके कैसे बात को निकाल लेते हैं, वो उनके अंदर अलग तरह का जी है। और उनका जो जैसे वो हेलो फरमाइश कार्यक्रम बोलने का, जो हेलो फरमाइश बोलने का जो स्टाइल था, उसके लोग दीवाने थे। बिल्कुल बिल्कुल सही करें। और हमारे कोटा आकाशवाणी में भी श्रद्धेय रामनारायण जी मीणा हैं, वो भी बहुत अच्छे सीनियर अनाउंसर हैं जी। और श्री राजेश जी महावर हैं जी, वो भी बहुत अच्छे आवाज़ के धनी हैं। श्रीमती किरण वर्मा जी, वो भी बहुत अच्छे अनाउंसर हैं, हमारे परमानेंट अनाउंसर जी। और कैजुअल्स में भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं। आर्य जी हैं, वो भी बहुत अच्छा करती हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आज भी बढ़िया आवाज़ के धनी हैं और बढ़िया से प्रोग्राम हम लोगों के लिए कर रही हैं जी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो लेखन कार्य है, अब आपकी एक किताब भी प्रकाशित हो चुकी है जी जी जी, और शायद अगली भी होने वाली है। हाँ जी हाँ, संस्मरण लेखन की। तो मैं पूछना चाहूँगा कि संस्मरण लेखन की जो प्रेरणा है वो आपको कैसे मिली, वो इस बारे में थोड़ा बताएं। राजेश जी, क्या है कि संस्मरण एक ऐसी विधा है जो जीवंत विधा है जी। गद्य की जो विधा है उसमें जीवंत विधा है संस्मरण। आपकी
जीवन में कुछ घटित जो घटनाएं हैं जी आपसे संबंधित, जो लोग हैं जो आपके आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को, उन बातों को, उनकी यादों को सहेजने के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी, जिसका नाम कैसे भुलाएं उन्हें जी के नाम से अब हम इस पुस्तक के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। हुई है जो ये आपकी जो पुस्तक है जी हाँ जी, मैंने भी पढ़ी है। तो हम बात कर रहे थे आपके संस्करणों के बारे में जी, कैसे भुलाएं उन्हें, जो आपने पुस्तक लिखी है। तो उसमें लगभग 20 के लगभग संस्करण हैं। इसमें कि पहला जो संस्करण है देश प्रेम और किसान, इसमें जिस तरह से आपने बताया कि आप कहीं गए और गोभी वगैरह आप लेने लगे, तो उसमें आप ये कीमत देना चाहिए, तो उन्होंने उसने मना कर दिया। किसान का जो वो विशाल हृदय उसमें परिलक्षित हुआ, उस बारे में थोड़ा बताएं। हुआ ये होता कि मैं जब गाड़ी से हम लोग जा रहे थे, 2 साथी थे हम लोग, मैं पीछे बैठा हुआ था, गाड़ी एक मेरा मित्र मुकेश जी चला रहे थे। तो मैंने गोभी के फूल के जो खेत देखा, तो मैंने कहा कभी गाड़ी रोको जी। और हम लोग उस खेत में पहुँचे, वहाँ देखा तो वो किसान जो थे वो बड़े आह्लादित हुए, और हमने कहा बहुत सारा ढेर भी लगा हुआ था बेचने के लिए, मतलब कहीं ले जाने के लिए था जी। तो मैंने कहा मैंने क्या भाव है, तो उन्होंने भाव नहीं, आप तो ले जाओ साहब। ऐसे बहुत देर तक हमने उनसे बातचीत की, तो उनको लगा कि ये बहुत और किसान से संबंधित प्रोग्राम में प्रेजेंट भी करता रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को लेकर के उनसे बातचीत कर रहे थे। तो इसको बातों बातों ने कहा कि नहीं आप तो वैसे ले जाओ इसको। फिर मैंने कहा वैसे नहीं, जिस प्रकार ले जाया जाता है मार्केट से उस प्रकार ले जाएंगे। तो उनको जो पैसे देने लगे तो उन्होंने मना कर दिया जी। और फिर अंत में बड़ी मुश्किल से उनके बच्चे को हमने पैसे दिए और हम लोग रोड तक आए, तो मुझे वो वहाँ तक छोड़ नहीं गया है जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक किसान जो किस प्रकार से इतना पैसा लगा करके वो अपनी फसल तैयार कर रहा है और उसको भी बिना मूल्य के वो देने को तैयार हो जाता है, तो ये किसान की विशाल सहृदयता का परिणाम है ना, उसका एक लगाव है मनुष्य से कि जी। है ना। तो कहने तात्पर्य है कि किसान आज भी हमारा बहुत भोला और मतलब प्रगतिशील तो खैर अब धीरे धीरे होता जा रहा है तकनीक के साथ, बाकी किसान हमारा आज भी जय जवान जय किसान की बात हम करते हैं जी। आपके जैसे जो हर संस्करण है उसमें कहीं ना कहीं एक संदेश और कहीं ना कहीं आदमी कुछ सोचने को मजबूर हो जाता है। ऐसा मैंने हर संदेश में और आज आपके संस्करण हैं उसमें देखा, आपके लगभग 20 के लगभग जो संस्करण है सबका तो हम जिक्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मुख्य है उनका मैं जिक्र कर देता हूँ। एक जो अजमेर का तापमान वाला संस्करण है जी हाँ जी, उसमें जो संदेश था ये संवादहीनता वाला जी, वो कहीं अपने को संदेश भी देता है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। हाँ, मुझे बोर्ड कार्यालय तक जाना था और वहाँ तक मैंने उसके मुंह में उसने कुछ गुटखा वगैरह खा रखा था ड्राइवर ने, ऑटो वाले ने। तो मैं बैठ गया, उसने मैंने कहा कितने पैसे लोगे, तो उसने मेरी तरफ यूँ 3 का इशारा किया जी। मैंने सोचा 3 रुपये लेगा, और मन का कोटा में तो कम से कम 5 रुपये लेते हैं, ये 3 ले रहा तो अच्छी बात है, पर मन का इसको मैं भी 5 रुपये दूंगा। लेकिन जब मैं बोर्ड कार्यालय पे जब उतरा तो मैं पैसे 5 रुपये देने लगा, तो उसने कहा कि रिंग, फिर उसका मुंह खुला और उसने कहा 3 नहीं 30 रुपये दीजिए जी। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, उनका तो गलत बात की आपने, आप उस समय मुंह खोल के कहते मेरे से 5, उस समय संवाद हो जाता। तो वो चूंकि उस संवाद उसका मौन रहा और वहाँ जाकर के मुखर हुआ, तो फिर वो बातें, हालांकि मैंने उसको 30 रुपये दिए, पर एक वो चीज आई कि बराबर संवाद नहीं होता है ना, और यदि उसका अर्थ बताने वाला यदि सही नहीं समझता है तो फिर समझ लो कि वो बात थोड़ी परिस्थितियां बदल जाती है, विपरीत हो जाती है जी जी। अब हम अगले संस्करण की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, संस्करण मेरा भी जिक्र है जी हाँ जी हाँ जी। श्रोता और रेडियो। तो इस तरह से जो कोरोना काल चल ही रहा था जी, वो ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं हो रहा, हाँ, एक दिन पहले कराना पड़ता था, इस तरह आपको बिना टिकट के इस तरह से आना पड़ा, तो उस बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ऐसा हुआ कि वो संयोग ऐसा बना कि आपने जब कार्यक्रम में बुलाया था, वहाँ जाना ही था कार्यक्रम में, तो कोरोना में तो पहले बुक कराना पड़ता था, और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। मैं स्टेशन पहुँच गया जी, और पहुँचे तो वहाँ देखा तो स्टेशन पे टिकट नहीं मिला, और मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करते कि प्रोग्राम में जाना ही था, और मन का जो भी होगा देखेंगे, टीटी आएंगे तो टीटी से बात करेंगे, रसीद कटवा लेंगे, जो भी होगा जी। पर वो अंततः पूरा संस्मरण बना और मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल हुआ जी। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सन 2021 में, जब वैसे तो हर वर्ष जो है 20 अगस्त को
मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होता है, तो कोरोना काल की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया था। तो मेरे मन में विचार था कि अपन स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय श्रोताओं को मिलाकर अपन कार्यक्रम कर लेते हैं। तो पहली बार आपसे जो मुलाकात है उस टाइम हम रूबरू हो पाए थे जी। तो उस संस्करण में मेरा भी जिक्र था, तो इसलिए ये मैंने जरूर समझा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आगे के संस्करण में बढ़ते हैं। 12 बाटियां वाला जो किस्सा है इस तरह से उसको भी आप थोड़ा सा संक्षेप में बता दें। एक जीवन संघर्ष है राजेश जी जीवन का, कि आदमी कैसे आगे बढ़ता है। मजदूरी भी करनी पड़ी, पढ़ाई भी जारी रखनी पड़ी, ये सब मेरे जीवन के एक हिस्से रहे हैं जी। तो हम लोग हैंडपम्प खोदने का कार्य किया करते थे जी। और उस समय क्या था कि दिन के 1 बज चुके थे और हम घर पर नहीं जा सकते थे खाना खाने जी। क्योंकि घर पे जाते तो जो हमने जो होल किया हुआ है पानी के लिए हैंडपम्प के लिए, उसमें ज़्यादा पानी बढ़ जाता और वो डरने लगता। तो इसी स्थिति में लगातार उसमें काम करना था। तो वहाँ के जो जिसके घर पे हम लोग काम कर रहे थे, वो मकान मालिक से कहा कि भाई 4 जनों का खाना बना लीजिए। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने 24 बाटियाँ बना ली जी। अब 24 बाटियाँ बना ली तो खाना खाने के लिए मोतीलाल जी और मुझे दोनों को भेजा गया। तो हमने पहले शुरू में 3 बाटियाँ चूड़ ली, दाल डाल दी और बढ़िया से खा ली। फिर 3 बाटी और चूड़ ली और इतने में वो महिला आकर के देख कर गई कि फिर उसने हाड़ोती में कहा कि भाई आओ आते बाटियाँ आल रोटी और बना दूँ तो आराम से रोटी खाऊंगा। तो फिर वो बाटियाँ जो 3 और थी वो चूड़ ली हमने और बाकी 3 बाटी, इस प्रकार से हम 12 बाटी खा गए। 12 24 बाटी खा गए और पेट में जगह नहीं थी। राजेश जी उस दिन बिल्कुल मरण दिन था हमारा, है ना। तो पर वो खा गए और लगातार फिर दिन भर काम करते रहे जी। दिन भर काम करते रहे तो वो पाचन भी हो गया उसका और हम लोग उस मरण स्थिति से बाहर निकल पाए। क्योंकि बाटियां अंदर जाकर के 12 बाटियां किसे कहते हैं, पर वो भूख के कारण हम लोग उस समय खा गए। तो हम नहीं खा रहे थे, वो श्रम खा रहा था, हमारा काम खा रहा था जी। ऐसा मुझे तो वो भी बहुत ही रोचक संस्करण है। जी हाँ। तो लगभग 20 के लगभग आपके संस्करण हैं। प्रत्येक का जिक्र करना उचित नहीं होगा, समय के मर्यादा है जी हाँ। तो आपकी ये पुस्तक है कैसे बुलाए उन्हें जी, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताते हैं कि अगर कोई ये पुस्तक पढ़ना चाहें तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? फ्लिपकार्ट पे भी है और अमेजन पे भी उपलब्ध है। आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसमें मेरे गुरुजी ने समीक्षा लिखी है और मैंने राजेश जी कई लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, वो पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं। और मेरी अब ये अभिलाषा भी है कि उन सारे संस्मरणों को मैं एक किताब के रूप में ला सकूं। श्रद्धेय नामवर सिंह जी का इंटरव्यू मैंने दिया था जी। और श्रद्धेय नंद चतुर्वेदी जी का अंतिम इंटरव्यू मैंने दिया था जी। वो भी मेरा छपा है बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में। और प्रभाष जोशी जी जो दिल्ली जनसत्ता के संपादक हुआ करते थे जी, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी संपादकीय पेज में मैं काफ़ी दिन तक छपता रहा हूँ, काफ़ी सालों तक छपता रहा हूँ। तो वो भी संस्मरण मेरे जन्म में है। और श्रद्धेय अमृतलाल वेगड़ जी जो नर्मदा यात्री रहे हैं, उनका भी लंबा इंटरव्यू मैंने किया है। वो भी इंटरव्यू विधा के रूप में आ चुका है और वो भी कई पत्र पत्रिकाओं में उसको छापा है। इन सब संस्मरणों को मैं चाहता हूँ कि एक किताब में लाना मेरा एक मानस है जी। बिल्कुल। और हमें भी उसका इंतजार है कि किताब कब। और अमृतलाल जी वेगड़ पर मेरा चूँकि रिसर्च रहा है, शोध रहा है, तो उनकी जीवनी लिखने का भी मुझे एक मन में है, जो दिमाग में चल रही चीज़ें, उनकी जीवनी भी कभी न कभी मैं कर पाऊँ, ऐसा सौभाग्य मुझे मिले जी। बिल्कुल जी। और अब कार्यक्रम के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं जी हाँ। तो आप हमारे दर्शकों को और साहित्य और रेडियो के जो दौर है इसमें इससे कोई जुड़ना चाहे, साहित्य के जो नए साहित्य से जुड़ना चाहें जी हाँ, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहें? राजेश जी, मेरे पास संदेश तो क्या है कि रेडियो एक ऐसी विधा है जिससे आप सबसे जुड़ सकते हैं जी। क्योंकि रेडियो में नाटक भी है, वहाँ पर आपका सूचना भी है, आपके पास मनोरंजन भी है, शिक्षा भी है जी। और आज जो युवा पीढ़ी रेडियो से दूर होती जा रही है उसका दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है आपके पास जो केवल कानों के माध्यम से आपके दिमाग में विकृति पैदा नहीं करता, लेकिन आपका जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जितने भी माध्यम हैं वो आपके दिमाग में एक रील सामने देता है, क्योंकि फोटो विजुअल है जी। तो विजुअलता के कारण क्या है कि उसके अंदर सामने चीजें दिख रही है, तो आपका मस्तिष्क का हरण
किया जा सकता है। जी, वो क्रिएटिविटी एक तरह से खत्म हो गई, समाप्त हो गई आपकी। आदमी कुछ सोच नहीं पाता कि मुझे क्या करना, वो उसको दिख रहा है कि भाई ये दिख रहा है, वही सत्य उसको लगता है, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो पर रेडियो एक ऐसा विधा है जिसमें आप केवल कानों से सुनेंगे, और दिमाग उसकी इमेज बनाता है। इमेज बनाता है। जी। और इमेज बनाने से आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। जब कल्पना शक्ति बढ़ेगी तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप साहित्य में भी सोचेंगे, आप कलाओं के बारे में सोचेंगे, आप रूपंकर कलाओं के बारे में सोचेंगे, आप मूर्ति कला के बारे में सोचेंगे, आप एक कुम्हार कैसे घड़ा बनाता है उसके बारे में आप इमेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं जब आप इमेजिनरी अपने दिमाग में लाते हैं। जी, तो बातें तो सर अभी भी मेरी इच्छा है कि बहुत सारी बातें आपसे लगभग घंटे भर और की जाए, लेकिन समय की मर्यादा है जी। तो आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ठीक, समय आगे और ऐसा सहयोग मिला तो आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।